अल्कोहल कंजप्शन भी मेंटल हेल्थ पर असर करता है? अल्कोहल कंजम्पशन का बहुत बड़ा रोल है मेंटल डिसऑर्डर्स में। क्या कुछ लिमिट है कि कुछ लिमिट में ली जाए तो थोड़ा सा असर उसका ठीक रहे? अराउंड 30 ml ऑफ वाइन ये आपके हार्ट को हेल्दी रखता है। बाकी आप ओकेजनली करते हो तो आई मीन दैट इज योर चॉइस। अगर किसी को आदत हो चुकी है अल्कोहल लेने की डेली की, क्या इसका कोई इलाज है कि इसकी आदत को छुड़ाया जाए? क्या अल्कोहल कंजप्शन भी मेंटल हेल्थ पर असर करता है? अल्कोहल कंजम्पशन का बहुत बड़ा रोल है मेंटल डिसऑर्डर्स में, बिकॉज अगर लॉन्ग टर्म अगर कोई क्रॉनिक अल्कोहल ले रहा है उसके आई कैन एन्यूमरेट मतलब थाउजेंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स, जो कि मैं फिजिकल इलनेस की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं मेंटल इलनेस की बात कर रही हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत लॉन्ग टर्म अल्कोहल लेते हैं उनके में डेल्यूजन ऑफ जेलसी, यानी अपनी ही पार्टनर के लिए, अपने स्पाउस के लिए उनको एक शक पैदा होना कि उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। डेल्यूजन लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि इनका अफेयर चल रहा है डिस्पाइट नो एविडेंस, कोई उनके पास सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, बट उनको पूरा बिलीफ रहता है। तो ये बहुत कॉमन एक चीज़ है जो हम लोगों को क्रॉनिक अल्कोहलिक्स में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से डेफिनेटली उनकी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। वो अपने पार्टनर को बाहर नहीं जाने देते हैं, पूरा आए दिन डोमेस्टिक अब्यूज़ होता है, वायलेंस होता है। सेकेंड चीज़ है, क्रॉनिक अल्कोहलिक्स में डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू डिप्रेशन। उसके अलावा एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, उसके अलावा आपका जो स्ट्रेस लेवल रहता है वो लगातार बना हुआ रहता है। तो अल्कोहल लेने से आपका जो ओवरऑल फंक्शनिंग रहती है वो बहुत इफेक्ट होती है इन द लॉन्ग रन। जब आप बहुत साल से लगातार अल्कोहल लेते जाते हो तो आपको ओल्ड एज में डिमेंशिया या अल्कोहल से रिलेटेड एमनीजिया वगैरह, यानी कि भूलने की समस्या, वो भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ जब ऐसे पेशेंट्स जो अल्कोहल लेते हैं, बिकॉज यूजुअली वो लोग और कुछ अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं देते हैं, डाइट पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उसमें थायमीन डेफिशिएंसी भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उनका जो ओवरऑल फंक्शनिंग रहता है वो बहुत अफेक्ट होता है। तो इसलिए अल्कोहल आई थिंक इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग टू हैव as far as mental illnesses is concerned. क्या कुछ लिमिट है कि कुछ लिमिट में ली जाए तो थोड़ा सा असर उसका ठीक रहे? एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि अराउंड 30 ml ऑफ वाइन ये आपके हार्ट को हेल्दी रखता है। बट जब हम लोग मेंटल इलनेस की बात करते हैं तो इट्स ऑलवेज बेटर टू एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल ऑफ एनी काइंड्स, क्योंकि यू नेवर नो कि जैसे बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं जिनको अल्कोहल डिपेंडेंस है, तो वो एक बीमारी है। वो आई मीन अगर आप उस पेशेंट को कभी एक बार भी आप अल्कोहल दोगे तो फिर वो उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, अब उसका वो वापस से पूरा चेन स्टार्ट हो जाएगा। सो इसलिए ऐसे पेशेंट्स के लिए तो इट्स अ बिग नो। एंड बाकी आप ओकेजनली करते हो तो आई मीन दैट इज़ योर चॉइस, बट एज ओके है, लेकिन रेगुलर वाला ओके नहीं? रेगुलर वाला तो बिल्कुल भी ओके नहीं है। एंड एज अ डॉक्टर आई वुड सजेस्ट कि एकदम टोटली बिग नो। ओके, अगर किसी को आदत हो चुकी है अल्कोहल लेने की डेली की, क्या इसका कोई इलाज है कि इसकी आदत को छुड़ाया जाए? या किसी और नशे की आदत हो चुकी है, सिगरेट की है, तो ये बड़ी कॉमन आज के समय में देखने को मिलती हैं, लेकिन जो एडिक्टेड हो चुके हैं वो कहते हैं कि हम चाहते हैं लेकिन हम छोड़ नहीं पाते हैं। जी जी, तो जैसे अब इतने साल से आप कोई भी चीज़ लेते हो तो आपके ब्रेन के जो रिसेप्टर्स रहते हैं, आपकी बॉडी जो रहती है, वो उस सब्सटेंस के प्रेजेंस को यूज टू हो जाती है। अब सडनली आप उसको नहीं लेते हो तो आपकी बॉडी में विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जिसकी वजह जो बहुत प्रॉब्लमेटिक रहते हैं, जिसकी वजह से आपको वापस से वो सब्सटेंस लेना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अल्कोहलिक है, वो इतने टाइम से अल्कोहल ले रहा है, अगर सडनली वो स्टॉप करेगा तो उसके हाथों में ट्रेमर्स आएंगे, चिड़चिड़ापन होगा, नींद में दिक्कत आएगी, एंग्जाइटी होगी, इवन सीजर्स भी, फिट्स भी पड़ सकते हैं, डिलीरियम में जा सकता है। तो अगर सडनली स्टॉप करेंगे तो वो डेफिनेटली आपके लिए हार्मफुल रहेगा। सिमिलरली स्मोकिंग के लिए जो लोग बहुत क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, अगर आप उनको सडनली बोलोगे आप स्मोक मत करो तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपका ब्रेन और आपका जो पूरा बॉडी है वो अडाप्ट हो गई है टू द प्रेजेंस ऑफ दैट सब्सटेंस इन योर बॉडी। सो आइडियली तो यू शुड डेफिनेटली सीक कंसल्टेशन। आपको प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंस चाहिए इस चीज़ को डिटॉक्स और ग्रेजुअली टेपर ऑफ करने के लिए। मेडिकेशन भी है? एब्सोल्युटली। हमारे इस तरीके की जो चीज़ होती है, कहते हैं ना कि ड्रिंक नहीं किया तो उलझन सी होने लगी, नींद नहीं आ रही, तो क्या कुछ ऐसे में दवाइयाँ काम रोल करती हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा रोल करती हैं। हमारे अगर जो लोग ऐसे पेशेंट्स हैं जो मोटिवेटेड हैं कि मुझे अल्कोहल छोड़ना है या स्मोकिंग छोड़ना है, तो ऐसी मेडिसिन हैं अवेलेबल हमारे पास, जो धीरे धीरे करके वो अल्कोहल को या सिगरेट को सब्सटीट्यूट करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग, वो डिटॉक्स वाला पीरियड रहता है, उसके बाद हम लोग कोई एंटी क्रेविंग एजेंट, मतलब जिससे आपको वो तलब या वो इच्छा नहीं होती है वो सब्सटेंस को लेने की, तो ऐसा हम लोग कोई एजेंट ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर पेशेंट्स को क्रेविंग वगैरह नहीं रहती है एंड उनको ये नीड नहीं रहती है कि हमें सब्सटेंस जैसे अल्कोहल या स्मोकिंग या कुछ भी करने की ज़रूरत है। इसके लिए क्या सेल्फ मोटिवेशन ही ज़रूरी है
या कई बार होता है कि फैमिली मेंबर्स, चूंकि कुछ लोग हैं फैमिली में ऐसा है कि रोज ड्रिंक करके हस्बैंड आ रहा है या वाइफ आ रही है, कोई भी है, तो वो दूसरा पार्टनर चाहता है कि छोड़ दे, तो क्या कोई ऐसी दवाई है कि बिना जानकारी के उसको खिलाई जाए और उसको ये आदतें कम हो? जी देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा रहता है कि जो पेशेंट खुद रहता है मोटिवेटेड नहीं रहता है, उनके फैमिली मेम्बर्स को ऑफ कोर्स आई मीन बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो आई मीन ज़्यादातर केसेस में क्योंकि पेशेंट्स रेडी नहीं हैं तो उसमें एक मेडिसिन आती है जो आप पेशेंट के बिना जानने में देते हैं, बट दैट इज़ यूजुअली नॉट रिकमेंडेड। पहला हमेशा हमें हमारा प्रयास ये रहता है जो पेशेंट है उसको हम लोग उसका मोटिवेशन बढ़ाएं, उसको इस चीज़ के लिए अग्री करें कि अल्कोहल या जो भी सब्सटेंस वो ले रहा है वो कितना नुकसानदायक है आपकी बॉडी के लिए। और जब एक बार वो रेडी हो जाते हैं तब उनके मौजूदगी में या उनके जानने में अगर आप वो मेडिसिन देते हो तो कंप्लायंस अच्छा रहता है। वरना पता चला जब तक आप दे रहे हो तब तक तो ठीक है, फिर आप किसी वजह से पेशेंट बाहर चला गया, आप बाहर चले गए, आप मेडिसिन नहीं दे पाए, तो वो वापस से वो चीज़ करने लगेंगे। तो इसलिए ज़रूरी हमेशा यही रहता है कि आप पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लो एंड उसके बाद उनका ट्रीटमेंट करो। और कई बार चीज़ें अगर सेल्फ मोटिवेटेड कोई नहीं है, क्योंकि अगर साइकोलॉजी की बात की जाए या साइकेट्रिस्ट की बात की जाए, माना जाता है आज भी, अगर सोशल कॉन्टेक्स्ट में बात करें, कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना मतलब मैं पागल नहीं हूँ, मैं साइकेट्रिस्ट के पास क्यों जाऊँ। वो केवल साइकेट्रिस्ट के पास जाने का मतलब ही समझते हैं कि मैं पागल हो जाऊँगा या मुझे लोग पागल कहेंगे। सो ये थोड़ा सा चैलेंज रहता है हमारे लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है इनफैक्ट किसी भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए, क्योंकि पेशेंट्स को इनफैक्ट किसी को भी ये लगता है कि साइकेट्रिस्ट अपने आप में एक स्टिग्मा है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना मतलब आप मैं पागल हो गया हूँ या मैं पागलों के डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ। बट ये एज अ सोसाइटी हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक मोर देन एनीबडी एल्स आपको खुद के बेटरमेंट के बारे में सोचना चाहिए कि ठीक है आप चले जाओगे किसी और जो स्पेशलिस्ट नहीं है उस चीज़ में, बट आपका शायद ट्रीटमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर आप प्रॉपर जो उस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं आप उनसे मिलते हो, उनको कंसल्ट करते हो और उसके रिगार्डिंग अपना ट्रीटमेंट लेते हो, तो आई थिंक आपको अपने बेटरमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर दैन थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी या लोग क्या कहेंगे।